नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम थोड़ा सा बात करते हैं शिवाजी महाराज के बारे में। देखो, इसमें शिवाजी महाराज के सबसे मेन चीज है कर व्यवस्था। और शिवाजी महाराज की कर व्यवस्था में मोस्टली दो प्रकार के कर प्रचलित थे उस समय में। एक था चौथ और दूसरा कर था कौन सा? सरदेशमुखी। ये जो चौथ था ये चारों ओर के क्षेत्रों से, मतलब वे राज्य जो शिवाजी के आसपास थे उन राज्यों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? चौथ। और ये कर था, ये आय का कितना होता था? 1/4%। कितना होता था? 1/4%। दूसरा था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी खुद के क्षेत्रों से, मतलब शिवाजी के वे क्षेत्र जो शिवाजी ने जागीरों के रूप में बांट रखे थे। और जागीरों में होते हैं जागीरदार। तो जो क्षेत्र जागीर के रूप में थे उनमें जागीरदार होते थे, उन जागीरदारों के द्वारा सरदेशमुखी का कलेक्शन किया जाता था कर का। तो ये कितना होता था? आय का 1/10%। शिवाजी के समय में सरदेशमुखी एक पद भी था। तो देखो, इसको याद करने के लिए सबसे मेन है चौथ। चौथ है, इसी से बन रहा है च से चारों ओर। तो किन क्षेत्रों से? चारों ओर के वे राज्य जो शिवाजी के आसपास थे। जैसे ये शिवाजी का राज्य, उसके अलावा ये ABCD अपन मान ले कि भाई शिवाजी के आसपास के क्षेत्र। इन क्षेत्रों से शिवाजी महाराज क्या लेते थे? कर लेते थे। क्यों? इनका रीजन था, शिवाजी महाराज इन लोगों को आश्वासन देते थे कि तुम्हारे ऊपर अगर कोई भी आक्रमण हुआ तो उस आक्रमण से मैं तुम्हारी क्या करूंगा? सुरक्षा। तो ये चारों ओर के क्षेत्रों से। और आय का कितना होता था? 1/4%। मतलब चौथ चारों ओर के क्षेत्रों से वसूल किया जाता था, जो आय का कुल कितना होता था? 1/4%। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई चौथ है जो आय का कितना प्रतिशत? 1/4, 1/10। ऐसे देखो सरदेशमुखी ये कितना, इससे ध्यान रखना, देश में इस मात्रा उतरा तो भूल जाओ, ये समझ लो कितना है? 10। तो ये आय का कितना होता था? 1/10। स्वाभाविक सी बात है यार, अपने लोगों से, अपने देश के क्षेत्रों से ज्यादा कर कौन लेगा? चारों ओर के से तो ज्यादा लिया जाता था 1/4, लेकिन इन क्षेत्रों से कितना लिया जाता था? 1/10। उम्मीद करता हूँ कि चौथ और सरदेशमुखी आपको समझ में आएंगी। देखो, यहीं पर एक चीज और देख लेते हैं अपन जो कॉमन मिलती है, अष्ट प्रधान और दूसरी है अष्ट दिग्गज। देखो, शिवाजी महाराज का जो मंत्रिमंडल था उसको क्या बोला जाता है? अष्टप्रधान। उसमें कुल कितने लोग थे? 8 लोग। कौन कौन से? पेशवा, पेशवा के अलावा अमात्य, उसके अलावा सुमंत सचिव सेनापति, उसके अलावा न्यायाधीश और पंडित राव। ऐसे जो 8 लोगों का ग्रुप था उसे क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। उसी प्रकार से अष्ट दिग्गज। ये अष्ट दिग्गज देखो, ये आता है विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना हुई थी कब? ये एक प्रांत राज्य था जिसकी स्थापना हुई थी कब? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक MBT के समय सबसे ज्यादा प्रांतीय राज्यों की स्थापना हुई थी। विजयनगर, बहमनी, उसके अलावा गोलकुंडा, बीजापुर, बरार, बीदर वगैरह। तो इनमें थे विजयनगर साम्राज्य। इस विजयनगर साम्राज्य में भी कई वंशों का उदय हुआ था। उसमें प्रमुख है संगम, सुलु, तुलु और अरविंदु वंश। उन्हीं में संगम वंश के एक शासक थे जो संगम वंश और विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण राजा थे। उनका नाम था क्या? राजा कृष्णदेवराय। इन कृष्णदेवराय के जो दरबार में 8 विद्वान रहते थे, उन 8 विद्वानों को क्या कहा जाता? अष्ट दिग्गज। और इन अष्ट दिग्गज में सबसे इंपॉर्टेंट थे, वो थे आंध्र कविता के पितामह। और आंध्र कविता के पितामह कौन थे? पेड्डेरो। अब की बार RS 2023 प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई आंध्र कविता के पितामह कौन थे? पेड्डेरो। और 2021 RS में यहीं से कृष्णदेवराय से क्वेश्चन पूछा गया था कि अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो वो इन्हीं ने की थी। किसने? कृष्णदेवराय ने। इसमें कृष्णदेवराय के राजत्व का सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चौथ और सरदेशमुखी, उसके अलावा अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज समझ में आएंगे। इसी प्रकार से और भी टॉपिक पे आप चर्चा की जाएगी। अगर ये आपको समझ में आता है तो इसके बारे में आप जरूर कमेंट करें।